ये तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक और टॉपिक लेकर के आई हूँ और इस टॉपिक में हम 3 चीज को कवर करने वाले हैं और वो चीजें इक्विवेलेंट वेट, जिसे हम इक्विवेलेंट मास के नाम से भी कह सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट और नंबर ऑफ मोल्स। ये वो सारी चीजें हैं जो तुम्हें पहले से ही मालूम थी, बट थोड़ा सा हम उसे ऐड ऑन करते हैं। क्लास 11 का चैप्टर 1 का ये टॉपिक है जिसमें हम थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज जस्ट अबाउट केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ मोल्स क्लास 9 को याद करो, तुमने याद किया था। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता था मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और मॉलिक्यूलर वेट निकालना तो बहुत आसान था, हमें जस्ट उनके मॉलिक्यूल के वेट को प्लस करना होता था, है ना। तो ये मास अपॉन वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और इसके लिए हमारा सिंबल होता था स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n, दैट इज फॉर गिवन मास, और m फॉर मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। इसके बाद हमारा जो दूसरा फॉर्मूला है वो है ग्राम इक्विवेलेंट, और ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का फॉर्मूला है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या हम कह सकते हैं कि मैम ये फॉर्मूला तो मिलता जुलता लग रहा है ना। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और इसका फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि मैम ये फॉर्मूला तो हमको आता है, ये वाला फॉर्मूला में इक्विवेलेंट वेट जो है ना ये निकालने नहीं आता। अब इक्विवेलेंट वेट हम कैसे निकालेंगे, ये हमारे लिए एक स्ट्रगल है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली स्ट्रगल नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट तुम्हें कैसे निकालना है ये भी मैंने लिखा हुआ है। और इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ये वही वाला मॉलिक्यूलर वेट है जो मैंने यहाँ लिखा है। तो मॉलिक्यूलर वेट कह लो या मॉलिक्यूलर मास कह लो, और अपॉन वैलेंसी। अगेन मैम वैलेंसी भी हमने सीखा था क्लास 9 में निकालना, है ना। तो यहाँ पे भी वैलेंसी है, लेकिन एक ट्विस्ट है। यहाँ पे वैलेंसी हमें निकालनी है एसिड की कितनी, बेस की कितनी और सॉल्ट की कितनी। 3 ही तरह के एलिमेंट होते हैं, इधर एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट। तो हम यहाँ पे इन तीनों को बात करेंगे, और पूरा जो हमारा वीडियो होगा इट विल बी बेस्ड ऑन दीज 3 फॉर्मूला ओनली, ठीक है। तो चलते हम पहले हम आते हैं इसके डेफिनेशन पे। मैंने लिखा है ग्राम इक्विवेलेंट की डेफिनेशन, जो हमने यहाँ पे कवर अप किया है। ग्राम इक्विवेलेंट क्या है, द क्वांटिटी ऑफ अ केमिकल एलिमेंट, ग्रुप और कंपाउंड। मैंने कुछ वर्ड्स स्मॉल में लिखे हैं, जैसे कि केमिकल कंपाउंड के लिए मैंने COMPD लिखा है, बिकॉज बोर्ड वाज लिटिल इट स्मॉल। तो ग्रुप और कंपाउंड दैट हैज मास इन ग्रुप, सो आई हैव रिटन हियर मास इन ग्राम इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी कंपाउंड का जो मास है और जो वेट है वो इक्वल होना चाहिए और रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। जैसे हम सिंपलेस्ट रेशियो निकालते हैं तो मास और इक्विवेलेंट वेट का रेशियो सेम होना चाहिए। एंड देन इक्विवेलेंट वेट, जो मैंने यहाँ लिखा है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मास ऑफ वन इक्विवेलेंट इन एनी यूनिट, जिसमें मॉलिक्यूलर वेट हमने यहाँ पे लिखा है। मॉलिक्यूलर वेट मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक एलिमेंट का। लाइक आप NaOH लिख रहे हो तो Na का मास प्लस O का मास प्लस हाइड्रोजन का मास, जो आप मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। तो ये तो एक सिंपल मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखे, मैं इसे नहीं मिटा रही हूँ क्योंकि हम हर बार इसी इक्वेशंस को यूज करेंगे। एंड नाउ वी आर रीचिंग ऑन अ न्यूमेरिकल, बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, सो वी आर रीचिंग 1 by 1। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मुझे एसिड गिवन है ना, अगर मुझे एसिड गिवन है तो मैं एसिड के लिए कैसे निकालूंगी। और एक और चीज, इस एसिड स्टार्ट करने के पहले हमें 1-2 चीजों को क्लियर करना होगा। मान लो मैं तुम्हें एक इक्वेशन देती हूँ H2 + N2 और ये बनता है NH3। अगर मैं बोलूँ कि बेटा इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके लिए निकालना आसान है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने के पहले हमें रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3। तो मान लो मैंने यहाँ 3 लगा दिया तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6, और यहाँ हाइड्रोजन कितने, 3। मैंने आगे लगा दिया 2, तो 2 3 जा 6, हाइड्रोजन हो गए 6। नाइट्रोजन 2 थे और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है। अब यहाँ देखो हाइड्रोजन के हमने कितने मोल लिए, कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे, तो 3। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 3 मोल्स हैं, ठीक है। नाइट्रोजन के कितने मोल्स है, देखो यहाँ आगे क्या लगा हुआ है, 1। तो नाइट्रोजन का कितना मोल्स है, 1, और अमोनिया का कितना मोल है, 2 मोल। तो आप कह सकते हो ना कि 3 मोल्स हाइड्रोजन और 1 मोल नाइट्रोजन मिल करके अमोनिया के 2 मोल्स बनाते हैं। तो आप इक्वेशन देख करके मोल तो बता सकते हो, लेकिन आप इक्वेशन देख करके ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट नहीं बता सकते। देखो किसी भी इक्वेशन में मोल जो होता है ना वो अलग अलग हो सकता है। देखो इनका 3 है, इनका 1 है, इनका 2 है, लेकिन एक चीज है जो हमेशा ही इक्वल होगी और वो है
ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। जो ग्राम इक्विवेलेंट होगी ना वो सबकी सेम होगी। हम यहाँ पे निकालने की कोशिश करेंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन मोल सबके अलग हो सकते हैं, इनके मास भी अलग हो सकते हैं। हाइड्रोजन का मास कुछ होगा, नाइट्रोजन का मास कुछ होगा, अमोनिया का मास कुछ होगा, यानी कि इनका मॉलिक्यूलर मास अलग हो सकता है ना। हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास 1 है तो ये 2 हो जाएगा। इसका देखो तो इसका 28 हो जाएगा, है ना। इसका 28 प्लस 3 31 हो जाएगा। तो एक रिएक्शन में मोल्स अलग हो सकते हैं, मोल्स के साथ साथ और क्या अलग हो सकते हैं, उनके मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट भी अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या चीजें सिमिलर होंगी, वो होंगी ग्राम इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट वेट। अब हम उसे देखते हैं कि हम कैसे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। चलो आते हैं सबसे पहले एसिड में। मैंने आपको एसिड का कोई क्वेश्चन दिया, लाइक मैंने कहा कि H2SO4 ले लो। अब मैं कहूँ कि इसमें H2SO4 जो है इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो आप देखो यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। एसिड का हाइड्रोजन आयन कितना है, H कितने हैं 2, तो इनका जो वैलेंसी होगा ये वाला X फैक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब मान लो अगर मैं इस पे तुमको कोई क्वेश्चन दूं, मैं कहूँ कि तुम H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाओ मुझे, ठीक है, या मैं बोलूँ इक्विवेलेंट मास निकाल के दिखाओ, तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी या एक्स फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का क्या होगा, हाइड्रोजन का 2 हो गया 1 × 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 48 हुआ 64 होगा ये, ठीक है। अब आप इन सब को प्लस करो, तो इन सब को प्लस करने के बाद फिर कितना हो जाएगा, देखो जरा 106 के आसपास आ जाएगा लगभग 106, और इसकी वैलेंसी कितनी आ गई 2। आप 2 से इसको कट करो तो कितनी आ जाएगी 53। तो अगर आपसे कोई पूछे कि H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया तो 53, आप 53 GM आप लिखेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट। एक और निकाल करके देखते हैं, किसी और एसिड का ले लेते हैं, ठीक है। अभी हम पहले एसिड का निकाल रहे हैं सीधे सीधे। अगर मैंने आपको मान लो कि किसी और का दे दिया, लाइक मैंने आपको कहा कि आप HCl का निकाल करके दिखाओ। अब HCl में देखो हाइड्रोजन कितना है 1 है, यानी कि एक फैक्टर 1 है। अब इसका मॉलिक्यूलर इक्विवेलेंट वेट निकालो, इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन की कितनी 1 प्लस क्लोरीन की कितनी 35.5 है ना, अपॉन वैलेंसी कितनी आ गई 1, यानी कि 36.5 अपॉन 1 दैट बिकम 36.5 GM। तो इक्विवेलेंट वेट एसिड का निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, हम इस फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं और इक्विवेलेंट वेट हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस में। बेस में हम कैसे निकालेंगे, चलो बेस लेते हैं। बेस में अगर मुझे निकालना है ना तो बेस में भी मुझे हाइड्रोजन देखना है, लेकिन हमें हाइड्रोक्साइड आयन के साथ देखना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने लिखा CaOH2, ठीक है। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे देखो OH कितने हैं 2, तो इनका जो वैलेंसी होगा, जो एक फैक्टर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप CaOH2 का इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास अपॉन वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, देखो जरा, कैल्शियम का कितना हो जाएगा 28, तो ये 40 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन 2 है तो ये कितना हो जाएगा 32, और प्लस हाइड्रोजन 2, तो ये हो गया आपका अपॉन वैलेंसी कितनी आई 2, तो ये कितना हो जाएगा 74 अपॉन 2 से कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 7 जा 14, तो 37 ग्राम आपका निकल गया। तो बेस के लिए आपका निकालना बहुत आसान है, इक्विवेलेंट वेट। मैं एक दो और बेस आपके सामने देती हूँ। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप सिर्फ ये फॉर्मूला लगाओगे और ये आसानी से निकल जाएगा। सिर्फ आपको पहचानना है कि बेसिसिटी, यानी कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कितने निकल रहे हैं। जैसे मान लो मैंने आपको दिया AlOH3, अब आप देखते ही बता दोगे कि OH कितना है 3, वेरी गुड, तो आप यहाँ पे 3 प्लेस करोगे। अगर मान लो मैंने आपको NaOH दे दिया तो कितना निकालोगे, OH कितना है 1, ठीक है। यहां तक निकालना आपके लिए आसान है। अब हम बात करते हैं
सॉल्ट के लिए, सब के लिए आपको x निकालना मैंने सिखा दिया। आप इक्विवेलेंट वेट यहाँ के फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अगर आपको सॉल्ट दे दिया तो क्या करोगे? देखो, अगर सॉल्ट दिया है ना बेटा, तो सॉल्ट वाले में तुमको याद रखना है कि उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कितने हैं, यानी कि कैटायन या एनायन कितने हैं। जैसे मान लो मैंने तुमको कहा NaCl का निकालना है, तो तुम किसी एक को ले लो, पॉजिटिव चार्ज ले लो, तो बताओ NaCl के ऊपर Na कितना है? 1। तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही तो नेगेटिव होगा। आयनिक बॉन्ड अगर बन रही है तो जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। तो Na के ऊपर कितना है? 1। तो इसका एक्स फैक्टर, इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। मैं इसका एक निकाल के दिखाती हूँ। मान लो अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट या मास निकालना हो तो मॉलिक्यूलर वेट या मास अपॉन वैलेंसी हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर वेट इसकी कितनी हुई? Na की कितनी हो जाएगी? 23, और क्लोरीन की कितनी हो जाएगी? 35.5, और एक्स फैक्टर हमारा है 1। ये कितना हो जाएगा? लगभग 58.5 अपॉन 1, और कट करोगे तो 58.5 ग्राम। तो आपके लिए इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास दोनों ही निकालना इजी है। समझ में आ गया? अब एक दो सॉल्ट आप और ले लो आपके समझने के लिए, बाकी इक्वेशन आप खुद करोगे बेटा, ठीक है? चलो एक इक्वेशन लेते हैं, Na2CO3। अगर आपको इसमें पता करना हो कि एक्स फैक्टर कितना है, तो देखो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, ठीक है? यहाँ पे सोडियम कितना है? 2, तो इसकी वैलेंसी 2। या अगर आप ऐसे करते तो भी आप याद रखो, Na2CO3 के ऊपर 2 माइनस होता है ना, तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज। अगर ये 2 माइनस में तो ये 2 प्लस में आएगा। दूसरा तरीका है, इसकी वैलेंसी जितनी उतना लिख दो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। सोडियम की वैलेंसी जो है 1 है, यहाँ पे 2 सोडियम तो 2 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने लिखा है AlCl3। अब एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी? ये एटॉमिक नंबर 13, तो वैलेंसी कितनी? 3। वैलेंसी याद है ना सबको कि हम कैसे लिखते थे? 2 8 3। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 4 से कम है या 4 है तो वो उसकी वैलेंसी। तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी हो गई 3। एक और लिख करके देखते हैं, अगर मान लो मैंने लिखा Al2SO4 3। अब इसमें कितना है भाई? ये एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है? और ये जो टोटल है SO4 के साथ एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। यहाँ कितने एल्यूमिनियम? 2। तो कितना हो जाएगा? एक्स फैक्टर कितना आएगा? 6। अब इसमें से तुम किसी का भी इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हो, ठीक है? चाहे वो एसिड का हो, बेस का हो या सॉल्ट का हो, तुम निकाल सकते हो। एक कंट्रोवर्शियल आता है H3PO4, इसका समझाना जरूरी है तुम्हें, बाकी तो सब में कॉमन होता है, ठीक है? तो चलो एक H3PO4 की बात करते हैं। देखो H3PO4, H3PO3 और H3PO2, ठीक है? ये तीनों में ना हमारे लिए हाइड्रोजन आयन कितने निकले ये निकालना थोड़ा टफ है। अब फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, यानी कि इसकी वैलेंसी होगी 5, यानी कि इसके आउटर सेल में 5 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर बनाओ, P के ऊपर डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है यहाँ पे, तो 1 2 3, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे प्लेस कर दोगे, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पे? कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो ऑक्सीजन कितने? 4। एक ऑक्सीजन हमने लगा दिया। अब यहाँ पे एक और ऑक्सीजन होगा जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन होगा जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन होगा जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। अब फास्फोरस और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन, क्योंकि इसकी वैलेंसी -2 है, इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन को जो है लूज करना आसान है, तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन लूज करना भी उतना इजी नहीं। तो ये क्या करता है? अपने नियरेस्ट जो भी एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन को ड्रेन करता है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच करके ना हाइड्रोजन को फ्री कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केस में ये तीनों हाइड्रोजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे और इजिली इस रिएक्शन से बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जो एक्स फैक्टर होगा ना वो होगा 3, ठीक है? और मैंने 5 बॉन्ड बनाया क्योंकि फास्फोरस की जो वैलेंसी होगी वो 5 है, तो 1 2 3 4 5 बनाई। अब दूसरे पे हम आते हैं, तो फास्फोरस पे डबल बॉन्ड के साथ हमने ऑक्सीजन लगाया, और हमारे पास कितना ऑक्सीजन है? 3, तो 1 ये हमने प्लेस कर दिया, 2 और 3,
देखो 3 ऑक्सीजन हो गया। अब हमारे पास हाइड्रोजन कितना है, 3। तो इस ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, इस ऑक्सीजन के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, और एक हमने इस फास्फोरस के साथ लगा दिया। अब ऑक्सीजन जो है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फास्फोरस थोड़ा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन फास्फोरस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। तो वैसे केस में ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन अकेला पड़ जाएगा और रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आप x फैक्टर 3 निकालोगे, यहाँ पे x फैक्टर 2 निकालोगे। अब H3PO2 के स्ट्रक्चर को भी देखते हैं। फास्फोरस के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन बच गया, कहीं पे भी लगा दो। अब इसके साथ हाइड्रोजन 3 लगाने तो एक ही हाइड्रोजन लग पाएगा, बाकी 2 हाइड्रोजन इसके साथ फास्फोरस के साथ लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 बॉन्ड तो 5 हो गए, लेकिन ये फास्फोरस इन दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं ड्रेन करेगा, सिर्फ ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ड्रेन करेगा। तो अल्टीमेटली एक ही हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो पाएगा। तो ऐसे केस में x की वैल्यू 1। ये एक एक्सेप्शनल था। अगर इनमें से किसी का इक्विवेलेंट वेट तुमको निकालना होगा तो तुम ध्यान रखोगे कि वैलेंसी यानी कि x फैक्टर के लिए तुम ये वैल्यू लोगे। बाकी तुमको सब में नॉर्मली, जैसे मैंने बोला है कि सॉल्ट वाले में तुम वैलेंसी देख लेना, ठीक है, और एसिड और बेस में, एसिड में तुम H+ आयन देख लेना और बेस में OH- आयन देख लेना। 2-3 और न्यूमेरिकल करते हैं और हम उसके बाद दूसरे फॉर्मूला पे भी पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक कि आप इसकी वैलेंसी कैसे निकालोगे। अब मान लो मैंने तुमसे कहा कि मेरे पास MgSO4 है, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्ट है। और अगर मैंने कहा कि MgSO4 है सपोज, और मैंने बोला कि Mg में x का फैक्टर क्या हुआ, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। तो आप यहाँ से मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 हो गई, यानी कि ये वैलेंसी x2 है। अगर मैं बोलूँ इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो इसका इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, ठीक है बच्चे। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मैग्नीशियम का कितना होगा, 24 प्लस 32 प्लस 64 और डिवाइडेड बाय वैलेंसी आ गई 2। आप इनको प्लस कर देना, 2 से डिवाइड कर देना, आपके आंसर आ जाएंगे। इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास में कोई डिफरेंस नहीं है, और दोनों के लिए आप एक रटा रटाया फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे और इस फॉर्मूला को लिखेंगे। और ये सारे सेम है, मैंने इसलिए एक साथ लिखा है। देखो नंबर ऑफ मोल्स, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ग्राम इक्विवेलेंट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालना मैंने आपको सबसे पहले सिखाया, ताकि आप ग्राम इक्विवेलेंट को भी निकाल सके। अब हम बात करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। 1-2 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ जिससे आप ग्राम इक्विवेलेंट को कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक और पहले क्वेश्चन दे देती हूँ, वैसे तो इजी है आपके लिए, एक और देती हूँ, आप शायद इजीली कर पाए उसको। मान लो मैंने तुमको दिया है H2SO4 और मैंने दिया है NaOH और कहा कि तुम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालो। तो H2SO4 में हाइड्रोजन आयन 2, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, और NaOH में हाइड्रोक्साइड आयन 1, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर NaOH की भी निकालेंगे तो भी इजी है, H2SO4 की भी निकालनी है इक्विवेलेंट वेट, तो हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को यूज करके, ठीक है। अब आते हैं, देखो इक्विवेलेंट वेट जो होता है ना, एक्चुअली किसी भी रिएक्शन पर डिपेंड करता है। अगर तुमको कोई रिएक्शन दे दे, डायरेक्ट पूछा तो कोई बात नहीं, सिंगल सिंगल निकाल करके पूछा, लेकिन अगर कोई रिएक्शन देगा ना तो इक्विवेलेंट वेट चेंज हो जाएगा। जैसे मान लो तुमको एक रिएक्शन दिया H2SO4 प्लस NaOH, ये बना NaHSO4 प्लस H2O। अब अगर मैंने तुमसे कहा कि यहाँ पे तुम H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट निकालो, तो बेटा अगर तुमको ऐसे कोई इक्वेशन दे देगा ना, तो ये देखना कि इसमें क्या चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे पहले ये क्या था, ये H2SO4 था, और यहाँ ये ले जा करके क्या बन रहा है, NaHSO4 बन रहा है, यानी कि ये हाइड्रोजन पहले 2 था और अब ये 1 बन गया। तो यहाँ पे इसकी x फैक्टर 1 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसने एक हाइड्रोजन को यहाँ लूज कर दिया। तो अगर रिएक्शन दिया होगा तो पहले रिएक्शन को देख लेना कि तुम्हारे रिएक्टेंट में क्या चेंज हुआ, इसके में क्या चेंज हुआ। अब मान लो मैंने कहा कि तुम NaOH बनाओ, NaOH का जो है इक्विवेलेंट वेट पता करो,
तो NaOH के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ Na1 था, यहाँ पे भी Na1 है, तो OH देखो यहाँ पे OH 1 है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन तुम्हारा OH 1 है। अब यहाँ तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि NaOH जो है वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन में बदल गया। यहाँ पे हाइड्रोजन अगर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि हाइड्रोक्साइड आयन तुम्हारे टोटल कितने हैं, तभी तुम जाकर के इसको इक्विवेलेंट वेट में निकाल सकते हो, ठीक है। अब हम करते हैं दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व, जहाँ पे हमें करना है ग्राम इक्विवेलेंट को सॉल्व। चलो आते हैं ग्राम इक्विवेलेंट पे। मान लो मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक भाई, कुछ भी दिया हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें ये देखना है कि हमको निकालना क्या। मैंने आपको बोला ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है आपको। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला दिया, मैंने आपको फॉर्मूला दिया है मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक, अब मास का मतलब क्या होता है, जो गिवन मास है। अब मास यहाँ पे कितना गिवन है, 0.4 ग्राम, लेकिन इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालनी होगी NaOH की और इसकी वैलेंसी देखनी होगी। तो हमारे पास दो तरीका है, पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकाल लेते हैं। तो चलो पहले इक्विवेलेंट वेट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मॉलिक्यूलर वेट कितनी आई, NaOH प्लस वैलेंसी कितनी है, हाइड्रोक्साइड आयन कितने हैं 1, और NaOH में Na की 23 प्लस 16 प्लस 1 कितने हो गए 40। तो 40 अपॉन 1 यानी कि आंसर कितना आया 40। तो तुम्हारा इक्विवेलेंट वेट है 40। कितना है 40। चलो हम इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। तो इक्विवेलेंट मास कितना है हमारा 0.4 ग्राम और इक्विवेलेंट कितना आया 40। तो ये कितना हो जाएगा 4 अपॉन 400 यानी 1 अपॉन 100। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो आपका लगभग कितना आ जाएगा 0.025 या जो भी है ऑलमोस्ट उसके आसपास आएगा। तो आप ग्राम इक्विवेलेंट भी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक आध ट्विस्टेड क्वेश्चन है उस पर मैं अगर मान लो तुम्हें दूं, जैसे एक और क्वेश्चन चेंज करती हूँ। मान लो मैंने दिया फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 53 ग्राम Na2CO3। ठीक है ना, 53 ग्राम में हमने दिया। फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, मास कितना है, मास 53 ग्राम दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट नहीं पता। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा Na2CO3 का, देखो लगभग ये कितना है 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 अपॉन वैलेंसी कितनी आ गई। अब यहाँ देखो पॉजिटिव आयन कितना है, सोडियम की वैलेंसी 1 2 है ना, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इनको प्लस करोगे तो 100 6 अपॉन 2 53 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो हमको इक्विवेलेंट वेट मिल गया। अब इसको वापस मैं रब करती हूँ, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट, मास कितना है देखो 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 क्या दिया हुआ है 53 ग्राम, तो 53 अपॉन इक्विवेलेंट कितना है 53। और मैम ये तो बहुत इजी है, हम इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट को भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। एक थोड़ा सा ट्विस्टेड है उसको करते हैं, वैसे कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर मान लो मैंने तुमको कहा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल्स ऑफ H2SO4। मैम इस क्वेश्चन में हमें जो है मास गिवन नहीं है, मोल गिवन है। तो कोई बात नहीं, आपके पास एक फॉर्मूला था ना, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला था। यानी कि N और इस मास का कोई ना कोई रिलेशन तो है। तो चलो हम लिखते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट।
ठीक है, यही है हमारा फॉर्मूला मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अब हमको ये नहीं पता है कि क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि मास और इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, या हम फैक्टर x लिख देते हैं। सपोज ये फैक्टर x है, वैलेंसी के लिए हम लिख रहे हैं। अब हमें नहीं मालूम है इसका फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इन मल्टीप्लाई x फैक्टर। मैं इसको फैक्टर लिख देती हूँ, तो x फैक्टर हो गया। देखो अब मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किसका फॉर्मूला है, n का। यस, तो ये फॉर्मूला हो सकता है n इंटू एक्स फैक्टर, ये भी एक फॉर्मूला बन सकता है। तो ये है फॉर्मूला नंबर 4, यानी नंबर ऑफ मोल्स इंटू एक्स फैक्टर। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 3, और एक्स फैक्टर कितना है, हाइड्रोजन आयन कितने निकले, 2। ठीक है, तो चलो हम यहां से करते हैं, एक और फॉर्मूला लगाते हैं, नंबर n मतलब नंबर ऑफ मोल्स इंटू फैक्टर्स, और फैक्टर हमारा कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स 3 और फैक्टर 2, तो इट बिकम 6। इजी है निकालना, बहुत इजी है। ठीक है, चलो हम एक आध क्वेश्चन और करते हैं। ये तो हमने इन दोनों पे कर लिया और इसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मान लो मैंने तुमको दिया मोल पहचानने के इक्वेशन में, मैंने कहा कि बेटा आप मोल पहचान के बताओ कितने, कुछ भी नहीं दिया क्वेश्चन में, आपको एक इक्वेशन दे दिया। लाइक मैंने दे दिया NaCl प्लस HNO3, ये बना HCl प्लस NaNO3। अब मैंने बोला कि चलो भाई आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल के बताओ, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 1 है। देखो पहले रिएक्शन देख लो, ये Na, ये एक है, NO3 3, NO3 3, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 1। चलो इसका मोल 1 मोल, ठीक, इसका मोल कितना, 1 मोल, इसका भी 1 मोल, इसका भी 1 मोल। मोल निकालना आपके लिए आसान है। अब अगर मैं कहूँ कि इसका तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, ये n इज इक्वल टू सब सेम है, अब इसका तुम ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। अब ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, एक तो वो तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है, n इंटू क्या हो जाएगा, n इंटू एक्स फैक्टर। तो अब एक्स फैक्टर क्या है इसका, देखो अब इसका एक्स फैक्टर क्या है तुम्हारा, एक्स फैक्टर यानी कि Na की वैलेंसी कितनी, 1, और मोल कितना है 1, तो n इंटू 1 यानी कि 1 इंटू 1, देखो सेम आ गया। HNO3 में देखो हाइड्रोजन आयन कितने, 1, और नंबर ऑफ मोल्स कितना, 1, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट n इक्वल टू 1, n इंटू 1, 1 इंटू 1। ठीक, और सिमिलरिटी देखो, सब में जो ग्राम इक्विवेलेंट होगा वो सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स हो सकता है अलग अलग, लेकिन ग्राम इक्विवेलेंट सेम है। तो अगर ऐसे इक्वेशन निकाल के दे दिया ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले इनके रिएक्शन बैलेंस करने हैं, फिर नंबर ऑफ मोल्स निकाल के आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये 3 फॉर्मूला और एक आध ट्रिक जिससे तुम्हें यूज करनी है। जैसे मान लो मैंने तुमको कहा H3PO4 प्लस NaOH Na3PO4 प्लस H2O। ठीक है, रिएक्शन को अगर बैलेंस करोगे तो रिएक्शन तुम बैलेंस करना पड़ेगा तुम्हें, तो रिएक्शन बैलेंस करते वक्त यहाँ पे 3 लगा दोगे, क्योंकि यहाँ पे सोडियम 3 है, और हाइड्रोजन तुम्हारे कितने हो गए, 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे, तो तुम यहाँ पे भी 3 लगा दोगे, तो हाइड्रोजन 6 हो गए तुम्हारे। देखो इधर हाइड्रोजन 3 प्लस 3 6, फॉस्फोरस तुम्हारे 1 थे, यहाँ पे फॉस्फोरस 1 है, सोडियम तुम्हारे 3 है, यहाँ पे सोडियम 3 है, और ऑक्सीजन तुम्हारे 4 प्लस 3 7 है, तो 3 प्लस 4 7 है। ये रिएक्शन बैलेंस है। अब अगर मैं कहूँ कि बताओ इसमें कितने मोल, तो 1 मोल, इसमें 3 मोल है मैम, इसमें 1, इसमें 3 मोल है, तो मोल तो हम 1 मिनट में चुटकियों में पता कर सकते हैं। अब मैंने बोला इसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालो, लो भाई ग्राम इक्विवेलेंट तो और इजी है मैम। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, n इंटू नंबर ऑफ एक्स फैक्टर, तो नंबर ऑफ एक्स फैक्टर कितना है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स फैक्टर कर देती हूँ, तो 1 इंटू 3। इसमें देखो 3 मोल्स है, Na का एक्स फैक्टर कितना, 1, तो कितना हो जाएगा, n की जगह पे 3 हो जाएगा, और एक्स फैक्टर 1 3 आ गया।
यहाँ भी 3 आया, यहाँ भी 3 आया, इधर भी 3, इधर भी 3, तो ये सारी चीजें सेम है। तो आई थिंक तुम्हें ये 3 टॉपिक समझ आ गया होगा कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, और फॉर्मूला बहुत इजी है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स में तुमने मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किया था, यहाँ खाली मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट करना है, बाकी सारी चीजें सेम है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और बेटा मैंने आपके लिए इस दिवाली में भी थोड़ा सा टाइम निकाला है ताकि मेरे बच्चों का डाउट क्लियर हो, स्पेशली न्यूमेरिकल में। और भी बहुत सारे वीडियोस बनने हैं, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हैप्पी दिवाली। अच्छे से मनाना दिवाली, एंजॉय करना लाइफ को। स्टडी इज नॉट एज हार्ड एज यू थिंक, इट इज सो इजी। एंजॉय करो लर्निंग को, और भी बहुत सारी वीडियोस बनेंगे और तुम सबके लाइफ बहुत इजी होंगे, ठीक है। सो टिल देन बाय ऑल ऑफ यू।